नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी चौथी मैराथन क्लास दी गई है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर इससे पहले आपने तीसरी मैराथन क्लास नहीं देखी तो जाकर के सबसे पहले उसे आप देखिए। उसमें जितने भी लघु प्रश्न हैं उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी त्रुटि नजर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। और कॉपी कैसे लिखें यह भी मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है, और इसका लिखित मैटर मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, तो जाकर के आप देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या बहुविकल्पी प्रश्न है, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है। दही को जब मथनी के द्वारा तेजी से मथा जाता है तो मक्खन प्राप्त होता है, तो उस विधि का क्या नाम होता है, किस विधि के द्वारा मक्खन को प्राप्त किया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछला एग्जाम जो अभी हुआ है साइंस का, उससे कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर इधर से उधर लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो इसलिए आप कंफ्यूजन न क्रिएट करिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन यही है, देखिए इसे शॉर्ट भी बना सकते थे, लॉन्ग भी बना सकते थे। लॉन्ग इन्होंने बनाकर इसको दिया है कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे कि दही से मक्खन प्राप्त करने की कौन सी विधि है। क्लियर, क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होती है, उसे आप समझिए। ये नहीं कि पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस हुआ या आपको नहीं पढ़ाया गया। पिछला पेपर मैंने देखा, कई बच्चों ने बताया कि सर इसमें से आया ही नहीं था कुछ। जब मैंने उठाकर उसे देखा तो लगभग एक दो क्वेश्चन छोड़ करके सारे क्वेश्चन विद बहुविकल्पी प्रश्न के साथ सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। तो पहला क्या ऑप्शन दिया गया, ऊर्ध्वपातन। दूसरा अपकेंद्रण। तीसरा तलछटीकरण। चौथा ऑप्शन क्या है, निस्पंदन। तो अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इस तरीके ऊर्ध्वपातन के बारे में पूछ सकता है, तो जानना जरूरी है कि ऊर्ध्वपातन आखिर होता क्या है। इसमें क्या होता है इस प्रक्रिया में कि कोई चीज ठोस है उसे डायरेक्ट गैस में बदल दिया जाए। गैस डायरेक्ट उसे किस में बदल दिया जाए, गैस में बदल दिया जाता है। जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर जो होता है उसे वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होता है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आप क्लियरिटी बना करके लिख सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को डायरेक्ट गैस में बदल दिया जाता है, किसमें, गैस में चेंज कर दिया जाता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर का जलना, कपूर को अगर जलाया जाता है तो वह डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। क्लियर। अपकेंद्रण क्या होता है, अपकेंद्रण होता है जब कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज को मथा जाता है, मथा मतलब उसको घुमाया। जैसे मान लीजिए ये आपका मटका हुआ, ठीक, इसमें मान लीजिए कोई चीज आपने फिल कर दिया। अब इसको यहाँ पर जब मथनी के द्वारा घुमाएंगे तेजी से, तो ये कुछ चीजें क्या होती हैं जो ठोस होती हैं वो किनारे पर लग जाती हैं या ऊपर आ जाती हैं। जैसे कोई चीज है, जब इसे आप घुमा रहे हैं तो यहाँ अपकेंद्रण बल लगता है, ये गोल गोल घुमा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ अपकेंद्रण बल लगता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर वही है, जैसे इसका आंसर भी अपकेंद्रण है। उसी से आप समझिए कि दही को मथा जब जाता है, जब दही ये मथनी हुई, जब मथनी से दही को मथा जाता है तब इसका क्या होता है, मक्खन साइड में ऊपर आ जाता है, ठोस है या ऊपर आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं। क्लियर।
तलछटीकरण क्या होता है? तलछटीकरण में क्या होता है, कोई द्रव्य है, द्रव नहीं द्रव्य है, कोई द्रव्य है उससे ठोस पदार्थ, मान लीजिए किसी द्रव्य में ठोस है, ठोस घुले हुए, तो ठोस पदार्थ से हल्के और भारी कणों को बाहर करना क्या कहलाता है? तलछटीकरण कहलाता है। क्लियर। निस्पंदन क्या होता है? निस्पंदन में क्या होता है, फिल्टर पेपर, इसमें एक चीज ये याद रखना कि फिल्टर पेपर की सहायता से अभिलेय पदार्थों को विलेय में चेंज किया जाता है। मतलब कोई अभिलेय पदार्थ है, मतलब उसमें ठोस पदार्थ मिले हुए हैं, कुछ न कुछ उसमें अशुद्धियां पाई जा रही हैं, उसे फिल्टर पेपर की सहायता से, फिल्टर पेपर आता है मार्केट में, आपने देखा होगा, फिल्टर पेपर की सहायता से अलग करना क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। क्लियर। ये चारों डिफिनेशन आपको क्लियरिटी याद होनी चाहिए, एक नंबर में पूछी जा सकती है। कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ऊर्ध्वपातन में आपने अभी बताया मैंने आपको कि ठोस से डायरेक्ट गैस में, किसमें? गैस में। ऊर्ध्व अपकेंद्रण में कोई द्रव्य, कोई भी पदार्थ है, उसको आप मथनी की सहायता से या किसी भी मशीन की सहायता से अगर उसे तेजी से मथा जाता है, मतलब उसमें घुमाया जाता है, कह सकते हैं कि उसको घुमाया जाता है, तब उसका ठोस जो होता है वो बाहर निकल आता है या साइड में चिपक जाता है। आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल याद रखना है, इसी से आप बना करके आसानी से लिख सकते हैं कि अपकेंद्रण बल क्या होता है। तलछटीकरण में क्या होता है, कोई द्रव्य है उसमें ठोस घुले होते हैं, तो ठोस से क्या होता है, छोटे कणों को हल्के और बाहरी कणों को अलग करना। निस्पंदन में आपको याद रखना है कि फिल्टर पेपर की सहायता से अविलेय पदार्थों को विलेय में चेंज किया जाता है, उससे कणों को अलग किया जाता है। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है? अपकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है? सुषुप्त पौधा किसे कहा जाता है? बीज को। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जड़ जो होती है, आपने पौधे को पहले बीज आपने मिट्टी में डाल दिया, तो मिट्टी में बीज डालेंगे, बीज जो होता है कई सालों तक आप देखे होंगे पॉलीथीन में पैक होकर आता है, तो ये सुषुप्त हुआ ना, कोई प्रकार की प्रक्रिया कर रहा? नहीं कर रहा। जड़ जो होती है वो आप कहीं पैक होकर आती? नहीं आती। वह जब बीज आप बोएंगे तभी तो जड़ का निर्माण होगा। फूल जो होगा आप घर में रख देंगे तो सूख जाएगा, पत्ती होगी सूख जाएगी, लेकिन बीज जो होता है वह आपने देखा, अभी मान लीजिए अभी धान की रोपाई होगी जब जुलाई में, तब धान के बीज आते हैं पॉलीथीन में पैक होकर के आते हैं, कितने दिन रखे रहते हैं? नहीं जाते। या किसी का बीज देख लीजिए सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, वो खराब नहीं होता। क्लियर समझ में आया? एक बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कॉपी कैसे लिखें, फर्स्ट सेमेस्टर है, थोड़ी सी टेंशन तो होगी। तो मैंने, आपने ग्रुप अगर ज्वाइन किया है नितेश पांडे DLED, तो उस ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप ज्वाइन करिए। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहाँ से जाकर के आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि PDF भी वहीं पर उपलब्ध, सारी न्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन, सभी सूचनाएं वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। तो उसमें मैंने अब जस्ट अभी डाला है इससे पहले कि कॉपी जो है लिखने का ढंग क्या होता है, कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, कॉपी जरूरी बताना कि कैसे कैसे क्वेश्चन अटेंड करेंगे। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न पूछा गया, ठीक, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कैसे आप कॉपी एग्जाम में लिखेंगे थोड़ा सा। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आप में पूछा गया, चारों ऑप्शन आपको क्लियर उतारने नहीं है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है कि आंसर नंबर 2 बीज को, ठीक, केवल यही लिखना है, ये नहीं चारों ऑप्शन आप उतार ली। अगर नहीं आ रहा तो उतना स्पेस आप छोड़ दीजिए, ये नहीं कि इसका आंसर आपने यहाँ लिखा फिर लास्ट में जाकर के बहुविकल्पी प्रश्न तीसरा आंसर वहां पर लिखा, इससे एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम होगी, तो नंबर काट लेता है। ये चीज़ आप क्लियर समझिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे कि आंसर नंबर 2 बीज को, बस। अगर नहीं आ रहा तो उतना स्पेस छोड़ दीजिए, बाद में पूछताछ करके या अपने मन से लिख जरूर दीजिएगा। क्लियर। उसके बाद आता है अति लघु प्रश्न। जब अति लघु प्रश्न की बात आती है तब उसमें आपको हमने आपको बताया होगा कि 30 वर्ड, इससे कम नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा ही लिखना है। अब इससे ज़्यादा 100 तक नहीं लिखना है, लगभग 30 से 50। अब बात आती क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन अगर एक लाइन में पूछ रहा है तो एक लाइन में आंसर लिखिए,
अगर लॉन्ग में है, डिफिनेशन है, तो 2-4 लाइन लिख दीजिए। ये नहीं आपको आ रहा है तो आप 8-10 लाइन लिख दिए। क्लियर? इसलिए क्वेश्चन को ध्यान करके करना है। फिर आता है लघु प्रश्न। जो लघु प्रश्न होते हैं उसमें 50 वर्डों में 50 से कम आपको लिखना ही नहीं, 50 से ज़्यादा ही लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना, ये नहीं आ रहा है तो आपने 3-4 पेज लिख दिए, बिल्कुल नहीं। आपको क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके हिसाब से कम 50 वर्ड से ज़्यादा, 50 से 100 वर्ड। क्लियर? जिससे आपका पेपर छूटेगा नहीं। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो आप क्लियरिटी वहाँ पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 फुट के बराबर है 26.48 सेंटीमीटर, ये 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर या 30.48 सेंटीमीटर। तो आपको क्लियर याद रखना है 26, 27, 28 इसके पीछे नहीं पढ़ना है। 1 फुट के बराबर डायरेक्ट आपको याद क्या रखना है 30.48 सेंटीमीटर। कुछ याद नहीं रखना है, यही माइंड में आप बैठा लीजिए 30.48 सेंटीमीटर। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो लगभग बहुविकल्पी उससे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर मैंने लघु प्रश्न आपको पढ़ाए। लघु प्रश्न में जितने बहुविकल्पी बन रहे हैं सारे बहुविकल्पी मैंने बताए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? कौन सा नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। क्लियर? तो इसमें से तृतीय नियम जो था वो क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्या था नियम क्रिया प्रतिक्रिया का? जितना आप, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, जितना आप प्रेशर इधर से लगाओगे उतना दीवार आप पर प्रेशर लगाएगी। मतलब जितना आप दीवार को धक्का दोगे दीवार भी उतना ही आपको धक्का देगी। क्लियर? छोटा सा नियम था, याद हो गया होगा आप सभी को। इससे नहीं अगर आपको याद है तो आप तीसरी मैराथन क्लास जाकर के देखिए, क्लियर हो जाएगा। बल की इकाई है, बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वाट, कैलोरी। बल की क्या इकाई है? बल का क्या मात्रक होता है? डाइन, डाइन भी कह सकते हैं। बल के कई सारे मात्रक होते हैं, तो इसका क्या होगा यहाँ पर आंसर? डाइन। जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? पौधों में ये हुआ आपका पौधा, और जंतु, ये जंतु का फिगर तो नहीं बनेगा लेकिन पौधों और जंतु में दोनों में क्या चीजें हैं जो कॉमन पाई जाती? प्रजनन पौधों में भी पाया जाता है, वृद्धि पौधों में पाई जाती है, पोषण पौधों में पाया जाता है, प्रजनन जंतुओं में भी पाया जाता है, वृद्धि पाई जाती है, पोषण भी पाया जाता है। तो पौधों में सारे लक्षण क्या होते हैं? उभयनिष्ठ होते हैं। आपने लगभग देखा होगा बहुविकल्पी प्रश्न में अगर उपरोक्त सभी दिया गया है तो चांसेस 92% मानिए, 2%, 92% चांसेस उपरोक्त सभी के होते हैं। लेकिन आपको क्लियरिटी जब आंसर पता होगा तभी लगाना, अगर नहीं आ रहा तो उपरोक्त सभी लगा दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतु होते हैं परपोषी, स्वपोषी, आ प्लस बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। जंतु होते हैं परपोषी होते हैं। क्लियर? जो जंतु होते हैं वो दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जंतु जो होते हैं पौधों पर निर्भर करते हैं, तो परपोषी तो होंगे। अब यहाँ पर एक सा नंबर जो दिया है आ प्लस बा दोनों, अगर आ प्लस बा आप दोनों लिखते हैं इस तरीके से, मान लीजिए इसका आंसर आ प्लस बा दोनों होता तो आप आ प्लस बा दोनों लिख सकते हैं। पहला विकल्प दूसरा विकल्प दोनों को मिक्स करके भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों में प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक होता है, या कायिक होता है, या अनिषेचित जनन होता है? तो पौधों में कौन सा प्रजनन होता है? अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। कौन सा? अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? पूछ सकते हैं इसमें से बताइए कौन सा पौधा संकटग्रस्त है। चावल सभी ने देखा है और लगता भी है, गेहूं भी देखा, मक्का भी देखा, तो इसमें सर्पगंधा आपने नहीं देखा होगा,
जो बहुत ही रेयर में मिलता है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है, औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह पौधा बहुत ही मुश्किल मिलता है। क्लियर। संकटग्रस्त मतलब निपट गई, समझ लीजिए, वह वस्तुएं है ही नहीं दुनिया संसार में, या खोने के कगार पर है, मतलब मिटने के कगार पर है। क्लियर। जीवधारियों के नामकरण की द्विपद्धति के जनक थे। द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा, अगर बायो हुई 12th में तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तुरंत आपका आंसर आएगा कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस। क्लियर। न डार्विन है, न रॉबर्ट हुक है, न लुई पास्चर है। लुई पास्चर लिखा हुआ या डार्विन लिखा हुआ, ये सब दूर दूर तक इनसे कोई नाता ही नहीं, तो कैरोलस लीनियस इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता? आपने अगर पिछली क्लास मैराथन देखी होगी, उसमें पढ़ाया मैंने, तो आप मैराथन क्लास जरूर देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आप लोग शेयर और करते नहीं, खुद अकेले देख लेते हैं, ये सोचते हैं दूसरे के नंबर ज़्यादा ना आ जाए मुझसे, इसलिए चुपचाप इसको देख लो, काम खत्म। यही सोचते हैं आप सभी लोग, हमें पता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? सेम, मटर, चना, गेहूं। तो मैं आपको बता दूं, जो दाल वाली फसलें होती हैं, जिसमें आप दाल बनाते हैं जिसकी, उसमें सभी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा जरूर। राइजोबियम आपने नाम सुना होगा, नाइट्रोसोमनास, कई सारे ऐसे जीवाणु हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। तो दाल वाले जितने भी पौधे हैं उनको आप कट कर दीजिए, उनका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ये चीज ध्यान दीजिए नहीं लिखा हुआ है। तो गेहूं जो होता है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है। आपको क्लियरिटी याद रखना है, क्वेश्चन को क्लियर पढ़ना, सबसे चीज बात ये होती है। आपने तुरंत वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, तुरंत देखा आपने, सेम लगा दिया, आगे ना मटर, चना, गेहूं कुछ नहीं देखा। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, नहीं लिखा हुआ या हाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। तो जो दाल होती हैं उसमें सभी में क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जिसमें दाल नहीं बनाई जाती, दाल नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता। तो गेहूं इसका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं? कौन से पौधे हैं जो वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? कवक। दूसरा विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। तीसरा सभी प्रकार के शैवाल, विषाणु। तो अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं, नाइट्रोसोमनास व राइजोबियम हो, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। क्लियर। जीवाणु आप याद रखिएगा कि विशिष्ट प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, एक दो जीवाणु का नाम जरूर याद रखिए। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जंतु, हरे पौधे, कीटभक्षी पौधे, मांसाहारी पौधे। तो सबसे पहले आपने खाद्य श्रृंखला अगर पढ़ी होगी तो सबसे पहले हरे पौधे आते हैं। हरे पौधों को भक्षण करते हैं, हिरण हुआ या बकरी हुई, जो भी। हरे पौधों के बाद शाकाहारी जंतु आते हैं, ठीक, ये साग सब्जी का सेवन करते हैं। फिर उसके बाद मांसाहारी आते हैं, जैसे हिरण हुआ तो हिरण को शेर ने खा लिया। तो इसी तरीके से एक प्रकार का श्रृंखला तैयार होती चली जाती है, एक प्रकार का प्रोसेस स्टार्ट रहता है। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे जो होते हैं खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं। ऐसा समूह जो संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है। समष्टि, जैव समुदाय, जाति या जीव। तो आपने पढ़ा होगा जाति जो होती है, स्पीसीज, जो संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है। क्लियर। जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? एक प्रकार का घोल, समझ, द्रव्य मतलब एक प्रकार का लिक्विड होता है, समझ लीजिए। तो सामान्य द्रव बिल्कुल नहीं होता, 1 बिलियन नहीं होता, एक आयनिक घोल नहीं होता, एक कोलाइडल घोल। जो कोलाइडल घोल होता है वह एक प्रकार का जीव द्रव्य होता है। कोलाइडल घोल जो होता है उसे क्या कहते हैं? एक जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य होता है। क्लियर। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका क्या नाम था? 10th में आपने पढ़ा होगा उस पौधे का नाम, मटर।
क्या नाम था, मटर था, ना कि गुड़हल, गेंदा, गुलाब, कोई भी नहीं था, मटर पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिका की पहचान है। कैसे आप जानेंगे कि ये पादप कोशिका है? सिंपल सा, आपने जीवाणु कोशिका भित्ति का फिगर देखा होगा। तो सबसे पहले उसमें मेन क्या होता है, बाहर जैसे मान लीजिए ये जीवाणु की कोशिका मैंने आपको पढ़ाई थी, सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाएगी। इससे आपको क्लियर पता होगा कि ये पादप कोशिका है। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति पाई जाती, वही आपको दिखेगी, ना कि सेंट्रोसोम दिखेगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना जीवद्रव्य कला। ये कुछ आपको नजर नहीं है, सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, बाहर कोशिका भित्ति, ये जो बाहर का होता है, ये वाल जो होती कोशिका, ये आपको नजर आएगी, इसी से आप पहचान पाएंगे। क्लियर? स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। स्वतः जनन, वान हेलमांड जी ने स्वतः जनन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लुई पास्चर जी ने बिल्कुल नहीं, ओपैरिन जी ने बिल्कुल नहीं, लेमार जी ने बिल्कुल नहीं। तो इसका प्रतिपादन वान हेलमांड जी ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण है, क्योंकि जो स्तंभ कंटक होते हैं वो तने का रूपांतरण होते हैं। तो देखेंगे, पहला है कंटक पर पर्व और पर्व संधियां होती हैं, ये तने पर लगे होते हैं, ये पौधों की रक्षा करते हैं, ये कच्छस कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। देखिए, पर्व और पर्व संधियां तो पाई जाती हैं, छोटी छोटी पाई जाती हैं, जैसे तना है तो यहाँ पर्व एवं पर्व संधियां तो पाई जाती हैं, ये कच्छस्थ कलिका से विकसित होते हैं। ये चीज आप क्लियर ध्यान रखना। क्लियर? अंगूर में प्रतान रूपांतरण है, जो प्रतान ये होते हैं अंगूर में, ये किसका रूपांतरण है? आपने देखा होगा लटके रहते हैं, ये होते हैं पकड़ने के लिए, सहारा देने के लिए। तो तने का, पत्ती का, अनुपत्र का, पुष्पच्छ का। तो किसका होता है? तने का रूपांतरण होते हैं, क्योंकि ये सहारा देने के लिए, आपने कद्दू में भी देखा होगा प्रतान पाए जाते हैं, लौकी में होता है। ये क्या होता है, जब फैलती है तो ये किसी का सहारा लेकर के चलते हैं। क्लियर? ध्यान रखना आप लोग, ये तने का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? संवहन पुल क्या होता है, जैसे उसकी जड़ का जब काट निकाला जाता है, मतलब उसकी जड़ को जब काटा जाता है, परीक्षण किया जाता है, तब उससे पता चलता है कि हाँ कौन से पुल इसमें कार्य करते हैं, कौन से पुल इसमें पाए जाते हैं। एक घेरे में अरी एवं बाह्य आदि द्वारक, एक घेरे में संयुक्त अंतः आदि द्वारक, मज्जा में अव्यवस्थित फैले तथा बाह्य आदि द्वारक, एक घेरे में अरी तथा अंतः आदि द्वारक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरी तथा बाह्य आदि द्वारक। अगर आपने इंटर में 12th में पढ़ा होगा बायो से, तो वहां पर संवहन पुल किस तरीके से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कटिंग, सारा चीज वहां विस्तार से बॉटनी में पढ़ाया गया, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मात्र आप याद रखिए इतना कि एक घेरे में अरी और बाह्य आदि द्वारक होते हैं। क्लियर? तना प्रतान का उदाहरण है। अभी हमने जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन बताया था कि अंगूर में प्रतान क्या होता है, आप सभी को पता है, तना होता है, एक प्रकार का तना होता है। अब पूछ लिया तना क्या है, किसका उदाहरण, किसमें तना प्रतान का उदाहरण होता है? मटर, स्माइलेक्स, जंगली मटर, अंगूर। तो आपको आंख बंद करके डायरेक्ट क्या लगाना, अंगूर। अंगूर जो होता है, अंगूर में प्रतान पाए जाते हैं, जो तना का रूपांतरण होता है। क्लियर? एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है? एक बीजपत्री जड़ों में संवहन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती? 8 होती। 2, 2, 2 या 4 बिल्कुल नहीं। कितनी होती? 8 होती है। क्लियर? पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? केशिका जल को अवशोषित करते हैं, ना कि गुरुत्वीय जल को, ना कि आर्द्र जल को, ना कि बंदित जल को। किस प्रकार के जल को? केशिका जल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है? फ्लोरम द्वारा, जाइलम द्वारा, एधा द्वारा, बल्कुट द्वारा। एक आप याद रखेंगे क्वेश्चन, जाइलम द्वारा। जाइलम मतलब जड़ों द्वारा, ठीक? जाइलम जड़ों। तो जाइलम द्वारा क्या होता है, जड़ों द्वारा पानी नीचे से ऊपर हर जगह, हर पार्ट पर पहुंचाया जाता है पौधे के। क्लियर? याद रखिए, जा से जड़ होता है और जा से जाइलम होता है। ठीक? क्लियर? तो इससे क्या होता है, जाइलम द्वारा ही जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनग्रोव पौधे की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? किसकी सहायता से मैनग्रोव पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो वेलोमेन ऊतक द्वारा, न्यूमेटोकोर द्वारा, वातरंध्रों द्वारा, चूस्कांग द्वारा। न्यूमेटोकोर द्वारा। न्यूमेटोकोर द्वारा क्या होता है, मैनग्रोव पौधे जो होते हैं वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है जल के शीर्ष पर? बिल्कुल नहीं। मूल रोम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में, दीर्घी प्रदेश। जो मूल रोम होते हैं वे सबसे ज्यादा जल को अवशोषित करते हैं। मूल रोम जो होते हैं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जल को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल होते हैं, अरी और एंडार्क। इतना आप क्लियर याद रखिएगा। देखिए, अरी और एक्सार्क नहीं होते हैं। संयुक्त बंद कोलेट्रल, संयुक्त खुले बाइलेटरल, ये नहीं होता है। अरी और एंडार्क होते हैं जो द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल पाए जाते हैं। क्लियर। अरी और एंडार्क याद रखना, ना कि एक्सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूसला जड़ें पाई जाती हैं। मूसला जड़ें सरसों में पाई जाती, मक्का झगड़ा जड़ होती है, धान, गन्ना, इसमें सब में दूसरी जड़ें पाई जाती। मूसला जड़ें सरसों में पाई जाती। सही आंसर क्या है, सरसों। बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं। जो पौधों की शाखाओं से, जमा लीजिए ये कोई बरगद का पेड़ बना हुआ, ये आपको बरगद दिख रहा है, इससे जो ये लटकती रहती हैं लताएं, जिसे आप कहते हैं, जिसे आप पकड़ कर झूला भी झूल सकते हैं। तो ये जो लटकती रहती हैं जड़ें, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें स्तंभ जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ जड़ें, ना कि अस्तंभिक जड़ें, आरोही, आर्द्रताग्राही, ना कि ये तीनों जड़ें नहीं कहते। क्लियर। इसमें कौन सी जड़ें लटकती रहती हैं, स्तंभ जड़ें लटकती रहती हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना, जिससे सभी को हेल्प हो सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम। देखिए, ये जो श्रीमाक्ष, अश्रीमाक्ष, मुंडक, सूकी, ये हिंदी में बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टफ लगता है। इंग्लिश में इसका जो इंग्लिश होता है बहुत ही इजी होती है। तो लगभग इंग्लिश वर्ड बहुत ही इजी होते हैं बायो में। तो अश्रीमाक्ष बहुत अजीब सा नाम लग रहा है। अश्रीमाक्ष जो होता है यह सरसों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम होता है। क्लियर। सरसों का पौधा है, सरसों का साग, भाई साग बनाकर आप खाते हो, याद रखना कि घर में साग बनाया जाता है तो सरसों भी उसमें मिलाई जाती है। तो एक प्रकार का साग होता है सरसों, न की झाड़ी होती, न सूखा है, न वृक्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूब घास पौधा है। दूब जो होता है वो बिसर्पी होता है, फैलता है, ऐसे ऐसे फैलता है कि नहीं फैलता है, यहाँ पर जड़ हो जाती है, यहाँ पर जड़, यहाँ पर जड़, जहाँ फैलता जाएगा वहीं से नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो जो दूब जो होता है एक प्रकार का बिसर्पी पौधा होता है। क्लियर। कीट बच्छी पौधे का उदाहरण बताइए। देखिए, नागफनी आपके घर में होगा, कभी भी कीट बच्छी नहीं होता। हाइड्रला पानी में होता है, कुकुरमुत्ता नहीं। तो इसमें हुआ क्या, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो होता है एक प्रकार का कीट बच्छी पौधा होता है। कई सारे पौधे मैंने बताए आपको कीट बच्छी, तो ड्रोसेरा एक पौधा होता है, कीट बच्छी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है। जो बहुवर्षीय पौधा होता है तो आपने देखा होगा सूर्यमुखी कुछ दिन की फसल होती है, आलू, सलजम ये कुछ ही टाइम के लिए होता है। लेकिन दूब की घास जो होती है, हमने बताया नहीं अभी, ये आपने ऊपर पढ़ा बिसर्पी होता है। यहाँ पर जड़ निकल आई, फैल रहा जड़, यहाँ पर जड़, यहाँ कट कर दिया तो ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ निकली जड़। तो ये हमेशा लाइफ टाइम पौधा चलता रहता है, बहुवर्षीय होता है, लिमिट है ही नहीं कितने साल तक ये जीवित रहता है। क्लियर। अभी हमने ऊपर बताया, जैसे मान लीजिए एक पौधा याद आ गया हमें, कीट बच्छी पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस तरीके से कई पौधे, 2 ही 3 पौधे आप याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है। पत्तियों को, भोज्य पदार्थों को, जो पत्तियां होती हैं, मान लीजिए ये पत्ती है, इससे क्या होता है, इसमें भोजन का निर्माण होता है, सभी को पता है। इससे भोज्य पदार्थ को ले जाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। यहां पर आप दोनों चीज क्लियर समझ लीजिए। एक होता है
जाइलम, ये रहा XYLEM, ये हुआ जाइलम आपका। और एक होता है फ्लोएम। ठीक, तो जाइलम जो होता है जड़ों के द्वारा जल को सारे पार्ट में ले जाता है। इसका कार्य क्या होता है कि जड़ों के द्वारा जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। किसका कार्य होता है? जाइलम। जा से जाइलम होता है और जा से जल होता है। तो इससे आपको याद रहेगा जाइलम क्या कार्य करता है? जल को पहुंचाता है सारे भागों में। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से जितना भी भोजन पत्तियां निर्माण करती हैं कि अब भैया अब तुम्हारा भोजन बन गया हो तो मैं सारे पौधे को वितरित कर दूं। तो पत्तियां जब उनका भोजन तैयार हो जाता है तब फ्लोएम क्या कार्य करता है? सारे पौधे में भोजन पहुंचाता है। तो क्लियर, आपको जाइलम जल से याद होना चाहिए कि जड़ों से जल को पहुंचाता है, फ्लोएम पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने का ऊतक है। समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा बीज एक बीज पत्री होता है? एक बीज पत्री मक्का, मक्का में एक बीज पत्री। मटर दो बीज पत्री, मक्का एक बीज पत्री होता है। उसमें आपने देखा होगा ये आप मक्का है, इसमें बहुत से बीज लगी, ये कुछ नहीं होता। एक बीज आप तोड़ लिए तो उसमें एक ही बीज पत्र होता। मटर होता है, मटर दो बाल्टों में विभाजित हो जाती, सरसों भी, चना भी। तो मक्का जो होता है एक बीज पत्री होता है। द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है। जो द्वितीयक केंद्रक जो होता है वो निषेचित होकर क्या बनता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। किसमें होती? बीजांड में। जैसे मैंने आपको पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये सारा चीज आपको मैंने यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए ये हमने आपको पढ़ाया होगा, ये पढ़ाया था। पुष्प के भाग सारे जितने भी होते हैं ये आपको याद करना था। तो ये बीजांड जो होता है ये इसमें द्विनिषेचन की क्रिया होती है। फिगर मैं आपको क्लियर बनाया दे रहा हूँ। ये आपका रहा बीजांड, इसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है निषेचन की क्रिया। फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन क्रिया किसमें होती है? बीजांड में होती है। किसमें होती है? बीजांड में होती है। देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मैंने मैराथन क्लास में बता दिए थे किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो लगभग सेम मिल रहे हैं आपको, लगभग क्वेश्चन मिल रहे हैं कि हाँ पिछला मैंने पढ़ाया था। मक्का के पौधों में परागण होता, मक्का के पौधों में कैसे परागण होता? वायु द्वारा। कैसे वायु द्वारा होता? देखिए ये मान लीजिए मक्का निकला हुआ, तो इससे जो ये निकलती रहती हैं इस पर, ये पौधा है मक्का का, यहाँ पर परागण ये होता है लगा। ये जब हवा चलती तो इस पर गिरते हैं, जब गिरते हैं तब इसका परागण होता है। क्लियर? मक्का का पौधा आपने देखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मक्के का पौधे में परागण वायु द्वारा होता है। कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो मक्के के पौधे को अपने माइंड में रखिए कि कैसे होगा, कीट द्वारा होगा। कैसे होगा? अगर हवा चलेगी तब इस पर गिरेगा, तभी तो उसका परागण होगा। किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? रेफ्लेसिया का। रेफ्लेसिया का होता है सबसे बड़ा पुष्प, याद रखना ये जनरल नॉलेज के पर्पज से। नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं? जो नल के नीचे मान लीजिए आपने टोटी चला दी, उसके नीचे बाल्टी रख दी, तो पानी को भर रही है तो कितना टाइम लगेगा? कैसे आप पता करेंगे? कलाई घड़ी द्वारा। दीवार घड़ी तो लेकर वहां जाएंगे नहीं, टेबल घड़ी तो होगी नहीं, विराम घड़ी तो होगी नहीं, कलाई आपके हाथ में जो घड़ी होगी उसे तो पता चलेगा। क्लियर? दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल है। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या होता है? वैद्युत बल होता है। वैद्युत बल जो होता है आपने देखो दो तार यूज किए जाते हैं, दो आवेशों के बीच कार्य करता है, तो वो कौन सा बल होता है? वैद्युत बल होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉमन से होते हैं, आपको माइंड लगाना होगा, बस आपका आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? घूम रहा है तो घूर्णन करेगा, जाहिर सी बात है। कौन सी गति करेगा? घूर्णन गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? गुरुत्वीय बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है, सभी को पता है ये चीजें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? जो पृथ्वी घूमती है तो किस गति से, कोई चीज घूम रही है तो कौन सी गति हुई? क्लियर है सर जी, घूर्णन गति हुई। अभी मैंने ऊपर बताया लट्टू का घूमना, ये कोई लट्टू है, जब ये घूमता है तो ये घूर्णन गति हुई। घूम रहा है तो ये घूर्णन गति हुआ। वैसे ही पृथ्वी घूमती तो क्या हुई? घूर्णन गति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे समय। इनमें से कोई नहीं, द्रव्यमान त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल आपको मैंने पढ़ाया होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है? डाइन, अभी हमने ऊपर जस्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, डाइन किसका मात्रक होता है? डाइन, ये डा है, डाइन किसका मात्रक होता है? बल का। किसमें होता है? सीजीएस पद्धति में होता है। क्लियर? देखिए न्यूटन भी होता है, किलोग्राम भी होता है, लेकिन आपको पूछा क्या गया सीजीएस पद्धति में। क्वेश्चन को क्लियरिटी आपके माइंड में पढ़ना है, तब उसके बाद आंसर देना। ये नहीं आपने क्वेश्चन देखा आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? पहला क्वेश्चन क्या है, पेड़ से पत्तों का गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, उछाले गए बाल को धरती पर पुनः वापस आना, पहाड़ी से पत्थर का टूट कर नीचे लुढ़कना। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? आइजैक न्यूटन जी ने बताया था, जब कोई पेड़ होता है, फल गिरता है तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, तभी तो वो नीचे आता है। ये सेब हुआ आपका, ये रुक जाए, ये सेब मान लीजिए कोई फल है, ठीक, ये हुआ, ये आएगा नीचे ही फल आएगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बाल अगर आप उछाल रहे हैं धरती से तो ये नीचे ही आएगी। अगर कोई पहाड़ से, मान लीजिए ये आपका पहाड़ हुआ, इससे कोई पत्थर टूटा तो वो नीचे ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाने के कारण ये तीनों चीजें नीचे आ रही हैं। समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ये घर्षण बल लगेगा तब गाड़ी ढकेलेगी, दूसरा कोई बल लगेगा, यहां पर ये गलत होगा। क्लियर? इसका सही आंसर क्या है? समतल पर गाड़ी को ढकेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पेशी दल का उदाहरण नहीं है? पेशी बल का उदाहरण नहीं, दल नहीं, पेशी बल का उदाहरण नहीं है। कुली द्वारा हाथ, ठेला द्वारा बोझा का ढोना, सेब का पेड़ से गिरना, बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना। देखिए क्वेश्चन दूसरा दे दिया गया, पेशी बल, जो आपकी पेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल क्या होता है? पेशी बल होता है। तो कुली द्वारा हाथ, ठेला द्वारा बोझा का उठाना, तो इसमें पेशी बल उसका लग रहा है। बच्चों द्वारा साइकिल चलाई जाती तो उसका पेशी बल लगता है। व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचेगा तो पेशी बल लगेगा। सेब का पेड़ से गिरना, जब पेड़ से गिरता है तो कोई तोड़ता है तब पेशी बल लगेगा ना, जब वो खुद स्वयं गिर रहा है तो उसमें पेशी बल नहीं कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेब का पेड़ से गिरना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ होते हैं? तो इसमें आपको देखना है जो खाने में शुद्ध हो। कैसे आप जानोगे कि ये पदार्थ जो खाने में शुद्ध है? स्वादिष्ट बहुत है, शुद्ध नहीं है, नहीं जान पाओगे ना आप। जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिसे छान कर व वाष्पित करके पृथक किया जा सकता है, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हो। जिसमें शुद्ध पदार्थ वे होते हैं सभी प्रकार के अणु समान प्रकृति के हों, तभी वह शुद्ध होगा। क्लियर? एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक न्यूटन। अभी आप सीजीएस पद्धति में पढ़ा, किसमें पढ़ा? सीजीएस पद्धति में। मैंने ये दोनों चीज बताई आपको पिछली क्लास में। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या था? डाइन था। एमकेएस पद्धति में क्या था? न्यूटन। तो इसलिए बल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, मात्रक, सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो कौन सी गति होती है? अब बात आती है, जब कोई वस्तु है सरल रेखा में गति कर रही है तो कौन सी गति होगी? तो जाहिर सी बात है रेखीय गति होगी, ना कि घूर्णन गति होगी। घूर्णन, अभी हमने बताया लट्टू घूम रहा था, घूर्णन गति, पृथ्वी घूमती, घूर्णन गति, दोलन गति, घड़ी में आपने देखा होगा वृत्तीय गति और रेखीय गति। तो इसमें क्या होगा? क्लियर है, रेखीय गति ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती तो कौन सी गति होती? देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? घूर्णन गति होगी। कौन सी गति होगी? घूर्णन गति होगी। देखिए कुम्हार के चाक में जो गति होती है, कौन सी गति होती है? कुम्हार का चाक गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो इसकी वजह से कौन सी गति होगी? घूर्णन गति होगी। क्लियर? कौन सी गति होगी? घूर्णन गति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं। जो कोल्हू में होता है उसमें बैल गति करते हैं। तो जब बैल, पहले कोल्हू से सरसों डाली जाती, तेल निकाला जाता, तो पहले बैल से निकाला जाता था। वो बैल क्या होते थे? उसको घुमाते थे। तो वो एक प्रकार का वृत्तीय गति करते हैं। किस प्रकार का? वृत्तीय गति कर रहे हैं, न कि रेखीय कर रहे हैं, न दोलन न घूर्णन। तो किस प्रकार का है? वृत्तीय गति कर रहे हैं। क्लियर? चलती ट्रेन में गति कौन सी होती है? ट्रेन गोल गोल तो चलती नहीं, न घूर्णन करती, न दोलन करती नहीं करती। तो वह एक प्रकार की क्या गति हुई? रेखीय गति हुई। जब एक कार सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति होती है? जाहिर सी बात है, सीधी जाएगी।
तो रेखीय गति होगी। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, याद रखना आपको सभी को। समय का मात्रक क्या होता है? मानक मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। मानक मात्रक पूछा गया है तो क्या होता है? सेकंड होता है। किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम। देखिए कुंतल, ग्राम, टन ये भी होता है, लेकिन मानक मात्रक जब पूछता है तो उसका किलोग्राम होता है। द्रवों का आयतन मापते हैं। जो द्रव होता है उसका आयतन कैसे मापते हैं? लीटर में। द्रव आपके घर में किलोग्राम में, मीटर में, मीटर प्रति क्यूब में देता नहीं देता? आपके वहां आए तो लीटर में देगा कि हाँ लीटर में आप नापता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? जो फुटबॉल मैच होगा तो आप कैसे जानेंगे? तो उसको क्या? विराम घड़ी से। कौन सी घड़ी से? विराम घड़ी से आप ज्ञात करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक जो होता है, वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तब वहां पर क्या होता है? क्वथनांक होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? किसी विलयन में संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो शुद्ध विधि क्या कहलाती है? संघनन द्वारा और वाष्पन द्वारा जब बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है? आसवन विधि होती है। कौन सी विधि होती? आसवन विधि होती। ऊर्ध्वपातज विधि हमने बताई थी। ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातन डायरेक्ट ठोस से गैस में, कपूर का एग्जाम्पल मैंने दिया था। छानना, किसी चीज को छान। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल को अलग करना। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि आसवन जो होता है संघनन तथा वाष्पन द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि होती है। क्लियर। वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। मान लीजिए जब आपने कई सारे प्रयोग देखे होंगे तो उसमें वाष्प जा रही है, उसमें यहाँ पर लगाया जाता है, इसको मान लीजिए ठंडे पानी से निकाला गया फिर इधर, तो यहाँ पर ये संघनित हो गया, मतलब द्रव में चेंज हो गया, तो क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है? संघनन कहलाती है। वायु है, वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। ये हर बार एग्जाम में हमें देखने को मिला है, तो याद रखना समांगी मिश्रण होता है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक कैसे करेंगे? फटक कर? बिल्कुल नहीं। चाल कर? बिल्कुल नहीं। बीन कर? बिल्कुल नहीं। जब लोहे की बात आती है तो वहां चुंबक ही काम आता है। चुंबक से आप बालू से लोहे को आसानी से अलग कर सकते हो। क्लियर। समांगी मिश्रण है पानी और बालू, पानी और मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। पानी और चीनी, समांगी मतलब घुलित, तो पानी और चीनी दोनों क्या है? घुल जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण जिसमें घुलते नहीं, तो चीनी और बालू घुलेंगे? कभी नहीं घुलेंगे। वायु मिश्र धातुएं मिक्स हो जाती, चीनी और पानी घुल जाते हैं, तो विषमांगी होता है जिसमें कोई चीज नहीं घुलती। तो चीनी और बालू दोनों क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि है। नमक के विलयन, नमक का विलयन है, उससे नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसे गर्म करेंगे। नमक के विलयन को गर्म करेंगे फिर आपको नमक प्राप्त होगा, मतलब वाष्पन विधि द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है। भाई जब नमक उसमें घुल जाएगा तो आप छान कर या निथार कर नहीं अलग कर सकते हैं, उसे आप गर्म करेंगे तब वाष्प विधि द्वारा उसको प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थों को पृथक करना क्या कहलाता है? कोई मिश्रण है, उसमें विलेय पदार्थ है, अविलेय पदार्थ, उनको अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। अवसादन, निथारना, वाष्पन नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहलाता है? पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? घुलनशील होते हैं, जो घुल जाते हैं विलेय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ होते हैं, घुल जाते हैं। अविलेय पदार्थ होते हैं, वह घुलते नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी द्रव्य पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? कोई द्रव है, उसमें जब कोई अशुद्धि मिल जाती तो कैसे उसे अलग करते हैं? देखिए कोई भी द्रव, मान लीजिए आपने बालू मिला दिया पानी में, तो उसे आप छान कर अलग कर सकते हैं। न निथार का, न आसवन, न क्रिस्टलीकरण, तो उसे आप क्या करेंगे? छानेंगे और वो बाहर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निथारना। जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं उनको कैसे अलग करेंगे? निथार करके अलग करेंगे। जो घुल नहीं रहे तो उन्हें निथार दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में पड़ती है, ऐसी प्रक्रिया मैंने जस्ट सबसे पहले यही बताया था कि कोई भी प्रक्रिया है जब
कोई ठोस पदार्थ है उसे गर्म करके डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्लियर। संघनन भी मैंने आपको बताया, वाष्पन भी बताया। ये सारी जितने भी चीजें ये आप याद रखेंगे तो वैकल्पिक कहीं से कोई भी पूछ ले आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की क्रिया होती है। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्लम में। ब्रायोफिल्लम एक पौधे होता है, उसमें पत्तियों से प्रवर्धन निकलता है, मतलब शाखाएं समझ लीजिए निकलती। तो कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? ब्रायोफिल्लम में होता है। क्लियर। भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ जो होता है भोजन का संचय करता है तो अपस्थानिक जड़ों में बदल जाता है। क्लियर। कुंभी रूप बिल्कुल नहीं, कंदगुच्छ तर्क रूप बिल्कुल नहीं। तो पर्णाभ स्तंभ जो होता है अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्या है? पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन सबसे ज्यादा किसमें दिखाई देता है? आम को आप टच करेंगे वैसे ही रहेगा, नीम को टच करेंगे बिल्कुल नहीं कुछ होगा, अदरक में बिल्कुल नहीं। छुई मुई का पौधा जो जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था, छुई मुई पौधा जो होता है बहुत ही संवेदनशील होता है। तो छुई मुई के पौधे को जैसे आप टच करेंगे वह बिल्कुल मुरझा जाएगा। बिल्कुल क्लियर। कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण किस में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं? आसानी से आप ले सकते हैं। देखिए फिर से वही एग्जाम्पल आया है, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, अभी अपने ऊपर बताया था। ये क्या होता है? ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, धरती पर बाल आ रही है और लुढ़क रहा पत्थर नीचे ही आएगा तो वह गुरुत्व बल का उदाहरण है। क्लियर। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है चमगादड़, कभी नहीं। यूरोमैट्रिक्स, साइरन, बिल्कुल नहीं। तो एंटीलोप, एंटीलोप जो होता है अनुकूलित प्राणी है। क्लियर। पत्ती का रूपांतरण होता है पत्र पत्रकलिका। पत्र पत्रकलिका जो होता है पत्ती का रूपांतरण होता है। क्लियर। इसका सही आंसर क्या है? पत्रकलिका। नेक्स्ट क्या है? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? MKS पद्धति से। अभी हमने जस्ट ऊपर बताया कि लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये क्या होता है? MKS पद्धति में होता है। पर मैंने डाइन बताया, ये सारी चीजें CGS पद्धति, ये सारी पद्धति आपको याद रखना है कि इसके मात्रक कौन कौन से कहां पर क्या होती हैं। ठीक। टाका क्या होता है? टाका भिड़ाना, वो टाका नहीं होता। टाका क्या होता है? भाई जो सिलाई करते हैं उन्हें पता है। तो सिलाई करने की विधि होती है, टाका लगाया जाता है, सिलाई करने की एक प्रकार की विधि होती है, ना कि टाका भिड़ाया जाता है। टाका होता है सिलाई जब की जाती है, एक प्रकार की विधि होती है। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है, सभी को पता है, कछुआ। कछुआ देखिए इसमें एग्जाम्पल बहुविकल्पित प्रश्न जो दिए रहते हैं ये चारों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपने खरगोश देखा, वो घर ही में रहता है, चूहा, गाय, ये आपको उभयचर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो कछुआ क्या होता है? उभयचर प्राणी होता है, बाहर भी टहलता है, पानी में भी रहता है। क्लियर। कौन सी मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? फेफड़ा जो होता है अनुकूलन अंग नहीं होता है, बाकी धारा रेखित, गलफड़े, पंख ये सारे अनुकूलित अंग होते हैं। क्लियर। कौन सा यौगिक है निम्नलिखित में से? जल। जल एक प्रकार का यौगिक होता है, सोना, चांदी, पीतल ये सब यौगिक नहीं होते। एकदम क्लियर होना चाहिए। कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती? घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है कौन सी विधि होती है? वाष्पीकरण। द्रव से पृथक करने, अभी जैसे नमक वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, तो वाष्पीकरण द्वारा उसको आप अलग कर सकते हैं। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक होता है? धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक जस्ट अभी हमने ऊपर बताया वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर होता है। क्लियर। मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? गलफड़ा। सभी को पता है गलफड़े जो होते हैं सांस लेने के लिए उनका प्रमुख अंग होते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई त्रुटि नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी तीसरी मैराथन क्लास आपने नहीं देखी हो तो आप देख लीजिए, सारे लघु प्रश्न वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। लघु से अति लघु जितने भी जिस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे मैंने वहाँ पर बताए हैं, तो वहाँ जाकर के आप देख लीजिए, साइंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साइंस से एक भी क्वेश्चन आपके बचने वाले नहीं है।
और कॉपी कैसे लिखते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है। हर बार बच्चे बताते हैं कि सर बता दीजिए कैसे क्या होगा, तो मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है पूरा लिख करके कि कैसे क्या करेंगे, और इसमें मैंने सबसे पहले ही बीच में बता दिया है कि कैसे आप लिखेंगे। क्लियर? उसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, या किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आपको 9, 10, 11 स्कीम आपके आ गए, सेंटर भी आपके आ गए हैं। अभी क्लियर नहीं होगा कि आपका सेंटर जाएगा कहाँ, तो सारी चीज़ें आ गई, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, एकदम से लग जाइए। 9, 10, 11 तीनों डेट आपकी हैं। इस बार टाइमिंग बहुत ही कम दी गई है, बीच में गैपिंग नहीं है, इसलिए आप सुबह से रिवीजन करके जाइएगा जितने भी सब्जेक्ट होंगे। और हमने आपको पहले ही बताया था, जब मैं आपको स्टडी करवा रहा था, जब आपकी क्लासेस ले रहा था, तो मैंने कुछ पॉइंट बीच में बताता था कि आप नोट कर लीजिए किस वैज्ञानिक ने किसके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा दी। ये आप जब नोट करते रहेंगे तो उस दिन आप एक पेज लेकर जाइएगा, उसी में लिखे रहेगा, तो उसे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं और आसानी से वो आप भूलेंगे नहीं। क्लियर? तो मिलते हैं अगली मैराथन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।